guys, my legal pal is back. Today हम लोग कमर्शियल रेंट इशू के ऊपर डिस्कशन करेंगे. यह एक बहुत ही हॉट टॉपिक है कोरोना पैंडेमिक में एज ऑफ नाउ. We have Mr. Vikas Sharma, advocate Guwahati High Court with us. Let's see what he has to tell us about that. Hello हेलो. sir. मेरा पहला क्वेश्चन यह होगा कि अभी कोरोना पैंडेमिक में एक टेनेंट और एक लैंडलॉर्ड को क्या रेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनके नॉलेज में होना चाहिए? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, सबसे पहले किसी भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट को अगर कुछ भी डिसाइड करनी है, उससे पहले उनको अपने एग्रीमेंट की कॉपी निकालनी चाहिए. उस एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट या डीड जो भी बोले, उसमें सबसे पहले जाइए, उसको अच्छी तरह से पढ़ें. उसमें क्या क्या क्लोजेज आपके फेवर में वो देखें, और स्पेसिफिकली ये आपके फोर्स मेजर क्लोज उस एग्रीमेंट में है या नहीं, इसको भी एक बार चेक करें. क्योंकि जब भी कोर्ट में अगर कोई कारण से मामला जाएगा, तो कोर्ट उस पर ये चीज़ देखेगी कि फोर्स मेजर क्लोज है या नहीं, और क्या ये पेंडेमिक उसके फंडामेंटल बेसिक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को हिट करती है कि नहीं. ये दो इशू बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आप फोर्स मेजर क्लोज को चेक करें. ओके सर, जैसे कि आपने फोर्स मेजर क्लॉज का मेंशन किया है, क्या आप हमें और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस क्लॉज अबाउट? देखिए, फोर्स मेजर क्लोज हो गया कि एन इवेंट और इफेक्ट दैट कैन बी नाइदर एंटिसिपेटेड नॉर कंट्रोल्ड. तो इसमें सिंपल ये समझिए, जो भी इवेंट है जिसको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते और जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इवेंट फोर्स मेजर क्लोज के अंदर आता है. तो सर लेट्स से कि फोर्स मेजर क्लॉज है, या उसके होने या ना होने से एक टेनेंट और लैंडलॉर्ड को क्या समझ आता है? लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देखिए, फोर्स मेजर क्लोज होना नहीं होना, दो कैटेगरी में केसेस को डिवाइड करते हैं. एक कैटेगरी है जिसमें फोर्स मेजर क्लोज नहीं है, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डॉक्ट्रिन इम्पॉसिबिलिटीज में चली जाती है. दूसरा है जिसपे फोर्स मेजर क्लोज है. तो फोर्स मेजर क्लोज जिसमें है, वो फोर्स मेजर के पेंडेमिक को फोर्स मेजर क्लोज अगर में आएंगे, तो उसके हिसाब से वो केसेस आएंगे. तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी को करने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है. ओके, तो ये सब बातें हम लोग समझ गए, बट एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबके मन में है वो यह है कि अल्टीमेटली क्या टेनेंट को रेंट देना होगा या नहीं देना होगा लैंडलॉर्ड को? देखिए, टेनेंट को रेंट देना पड़ेगा. सारांश में बोले तो टेनेंट को रेंट देना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप ये देखें कि लीज डीड जो बनती है या टेनेंसी एग्रीमेंट बनती है, वो टेनेंसी और लीज डीड जो है उसके हिसाब से आप अगर जाएंगे, तो उनको अर्बन एरिया रेंट कंट्रोल एक्ट जो हमारे यहाँ पे आसाम में चलता है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दोनों के अंदर देखी जाती है, और दोनों में ही ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है जिसमें टेनेंट को रेंट से बचाया जा सकता. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंट तो देना होगा, उससे बचा नहीं जा सकता. मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके वजह से मतलब क्या क्या उन लोग इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं? क्या ये टेनेंट बेनिफिट ले सकता है उस अंडरस्टैंडिंग का? बिल्कुल. देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कोर्ट हमेशा से आगे बढ़ाती आ रही है. तो कभी भी अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, आप वेवर पे जाते हैं, आप डिफर पे जाते हैं, इस तरह का कोई भी आप लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में करते हैं, तो कोर्ट हमेशा उसको अप्रिशिएट करती है. मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि फोर्स मेजर क्लोज की बात मैंने पहले की, और बाद में मैंने कहा कि नहीं, आपको तो टेनेंट को रेंट देना पड़ेगा. तो इसमें इस चीज को आपको समझनी पड़ेगी कि फोर्स मेजर क्लोज आपको प्रोटेक्शन देता है कि आप कोर्ट तक जाएंगे. कोर्ट उसको डिसाइड करेगी कि आपको देना या नहीं देना. लेकिन अगर आपका ये क्लोज नहीं है, तो आउटराइटली आपको देना तो पड़ेगा. ठीक है, थैंक यू सर. तो टू कंक्लूड हम लोग यह समझते हैं कि रेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन वह टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बेनिफिट ले सकता है. Thank you all. I hope you enjoyed the video. Please like and subscribe our channel, My Legal Pal. आपके अगर कुछ भी queries है, please put it in the comments below. We'll definitely get back to you. Thank you. Thank you.